ये भी बंद कर, इसकी आवश्यकता नहीं लगता है, जरूरत है। तो सॉलिड के बारे में तो सब जानते हो, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन के आने के पहले कुछ बातें कर लेते हैं, आइए जल्दी से। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड किसे कहते हैं, आपको पता है, बताइए। हाँ, सिंपल सा डेफिनेशन पूछ रहा हूँ कि सॉलिड किसे कहते हैं। अच्छा ठीक, वो प्रॉपर्टी बता रहे हो, मतलब जिसका शेप और यही होता है ना जी, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स वॉल्यूम, दोनों फिक्स हो जाए, उसी को हम लोग सॉलिड कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा क्यों फेस ये शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, तो उसका रीजन ये है कि इसके जो जिससे ये मिलके बनते हैं, जिसको कहते हैं कंसिक्वेंट पार्टिकल्स। मान लो कॉपर का है तो सब कौन है ये एटम्स, हर कंसिक्वेंट पार्टिकल किसके हैं, कॉपर के। तो फॉर एग्जांपल अब इसके बीच में कहीं भी स्पेस बच रहा है क्या, नहीं, क्योंकि रीजन क्या है कि इसके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं जी, IMF, पता है ना आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, वेरी हाई। अब अगर बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसके बीच में कोई स्पेस बचेगा क्या, जिसको आप बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इनके बीच में कोई स्पेस आपको नहीं बचेगा, और इस कारण से क्या होगा, वेरी वेरी लेस, ना के बराबर स्पेस होंगे। अगर स्पेस नहीं है तो फिर क्या होगा, इनका शेप हमेशा फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यही है तुम्हारा सॉलिड का छोटा सा प्रॉपर्टी। और ये जितने जो पार्टिकल्स हैं, इसी को मान लो कॉपर का हमने मान लिया, इसी को कहते हैं कंसिक्वेंट पार्टिकल्स, जिससे मिलके वो बने होते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, कंसिक्वेंट पार्टिकल्स पे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये कैसा नेचर का होता है जी, रिजिड। रिजिड का मतलब समझते हो, बताइए। रिजिड का मतलब चेंज नहीं हो, जैसे कि आपने उसमें कोई प्रेशर अप्लाई किया, ये सॉलिड पे मैं प्रेशर अप्लाई करूं तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, ये टूट जाएगा लेकिन शेप चेंज नहीं करेगा। और उसी को रिजिड को कहते हैं कि व्हेन अप्लाई प्रेशर शेप कैन नॉट बी चेंज। यानी कि लिख लो छोटा सा, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर शेप ऑफ सॉलिड, है ना, शेप ऑफ सॉलिड कांट बी चेंज। तो यहां से एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, वो क्या पता चलता है जी, बताइए, कि जो सॉलिड है वो कैसा नेचर में होगा, नॉन कंप्रेसेबल। आप इसको कितना, ये सॉलिड है ना, आप इसको कितना भी कंप्रेस करो ये कंप्रेस नहीं होगा। यानी कि सॉलिड कैसा होता है, नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा लेकिन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि सॉलिड कैसे होता है जी, नॉन कंप्रेसेबल इन नेचर। सॉलिड ही चेंज अपना शेप नहीं कर पाता है। कोई दिक्कत किसी को इसमें यहाँ तक। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे आगे के टॉपिक्स आते हैं। तो आप फिलहाल इतना लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। टॉपिक आ रहा है, बाकी हम जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, इसमें ज्यादा छोटा सा आसान सा चैप्टर है ये, है ना। आपको अगर इसमें बात करें तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में। और सॉलिड किससे बना होता है, अपने कंसिक्वेंट पार्टिकल से। तो कंसिक्वेंट पार्टिकल्स के आधार पर सॉलिड दो तरह के पाए जाते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमोर्फस, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये जो जितने रेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं ना, सॉल्ट, आइस, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। और जैसे रबर, प्लास्टिक, ये सब किस में आते हैं, एमोर्फस में। उसके बारे में वहां पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉलिड जो है दो टाइप्स के होते हैं, और क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, उनमें डिफरेंस पूछेंगे, बताएंगे। और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 टाइप्स के होते हैं। तो किस आधार पे 4 टाइप्स के, अरे भाई इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कंसिक्वेंट पार्टिकल्स के अंदर में,
कुछ स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, उनका नाम भी होगा। तो उनके आधार पे जो होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड? 4 टाइप्स के। ठीक है, अब बताओ ये जो 4 टाइप्स के पढ़ने के बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे एक, बताओ कोई भी सॉलिड है तो उसके अंदर एक छोटा पार्टिकल को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है तो इतनी बड़ी बॉडी है, लेकिन उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? यूनिट, है ना, सेल होता है। तो यूनिट सेल, यहाँ पे भी यूनिट सेल ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इस पे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस बहुत सारी चीजों का कर सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि एटम जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसका रेडियस क्या होगा? ठीक है, ये जो दूसरे एटम से टच करेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यही रेडियस, तो नेवरल डिस्टेंस कितने होंगे ये हम निकालना सीखेंगे। इसके अलावा एक बात बताओ, उसके बाद क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन। अब इस तरह के अगर हम 2 डायमेंशन में जोड़ दें, होता है ना एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा वो बात करेंगे। क्रिस्टल लैटिस मतलब ढेर सारे यूनिट सेल बन जाए, मिल जाए तो एक सॉलिड बनता है, उसी को हम क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। अब बताओ एक बड़ा सा लैटिस है तो चाहे सॉलिड ही हो उसके बीच में जगह तो थोड़ा खाली होता है, क्योंकि एटम कैसा शेप का होता है? स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल होता है तो एटम को कैसे भी रखोगे थोड़ा तो जगह बचेगा, यहाँ पे गैप्स। तो ये जो गैप्स है ये जगह खाली है, तो जगह जो खाली है उसको वॉइड भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? वॉइड्स इन क्रिस्टल लैटिस, या सॉलिड भी बोल सकते हो, कि क्रिस्टल लैटिस में कैसे कैसे जगह जो खाली होते हैं उसके आधार पे कितने टाइप्स के वॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट, अब एक बात बताओ, ये जगह अगर खाली है तो ऐसे चीज को क्या बोलते हैं? डिफेक्ट नहीं बोल सकते हैं। एक बात बताओ, अब बल्ब जब देखते हो और बल्ब का फिलामेंट टूटा हो तो इसको वो क्या बोलते हो? डिफेक्टिव बल्ब बोलते हो, क्योंकि जगह खाली है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? अगर सॉलिड के अंदर कुछ जगह खाली है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में जितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है इसमें कि सॉलिड की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? 2 प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हम बेसिकली बात कर ले प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये आप चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल एंड लास्ट वन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो ये हमारा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और टॉपिक्स कैसे कैसे आए। समझ में आया टॉपिक कैसे कैसे आए? बहुत सिंपल सा है। देखिए, जिस कंसिक्वेंट पार्टिकल से मिलके ये बने हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी के आधार पे सॉलिड 2 तरह के हुए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन हमारे सिलेबस में है। क्रिस्टलाइन भी 4 तरह के होता है, तो किस आधार पे जी? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है उसके आधार पे। फिर अब इसके एक पार्टिकल को क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। तो यूनिट ऐसा हम ढेर सारा मिला दे तो यूनिट का एनालिसिस करेंगे, वहां पे डेंसिटी निकालेंगे इसका, ठीक है, रेडियस निकालेंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अब भाई देखो कितना भी भर लो 100% तो फिल नहीं ना होगा जी। 100% होगा कभी भी फिल नहीं होगा। तो अगर जो जगह खाली बच गया उसको क्या कहेंगे? वॉइड। तो वॉइड्स पढ़ेंगे और कितने टाइप्स के वॉइड्स होते हैं सॉलिड में ये डिस्कस करेंगे। फिर अगर जगह खाली है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और लास्ट सॉलिड का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये है चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हर चैप्टर में मैं ऐसा लिखा दिया करूंगा कि कैसे कैसे टॉपिक्स आए और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए मतलब आप लिखो ना, कैरो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिक्वेंट पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ consequent particles solids are classified into two types। सॉलिड कितने टाइप्स के होंगे जी? 2 टाइप्स के। सॉलिड्स जो होते हैं अपने कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स के आधार पर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक तो मैंने बताया ही है, कौन? क्रिस्टलाइन, जो आपके सिलेबस में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है आपको। और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। लिखिए एमोर्फस।
सुनिए, ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, इससे कहां कहां से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स, मैं बताता चलूंगा, आप लोग भी अपने कॉपी में मार्क कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो यही आ जाएगा 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए आप ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में लिखा कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो। ठीक है, तो पहला लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी, लिखिए these have regular arrangement of consequent particles। देखिए जिस पार्टिकल से ये मिलके बने हुए हैं, ठीक है, वो उसका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर कहने का मतलब कि मान लीजिए ए को हम ऐसे डॉट लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक, और बी को हम सर्कल से दिखा रहे हैं मान लो, तो ये जो पैटर्न होगा ना वो फिक्स होगा। जैसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर से कौन आएगा, ए, और फिर से कौन जाए नेक्स्ट आएगा, बी। तो ये अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है कि नहीं, एक टाइम के बाद जो चेंज हो रहा है वो रैंडम है कि रेगुलर है, रेगुलर है। तो ऐसे वाले सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस कैसा होगा जी, इरेगुलर होगा, मतलब रैंडम होगा यानी कि इरेगुलर। तो आप लिख सकते हो, लिखिए दीज हैव irregular arrangement of consequent particles। भाई ये रैंडम होगा तो इसके डायग्राम को भी बनाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी है, कभी ए कभी बी कभी कहीं सी, ऐसा कुछ भी आएगा, फिक्स नहीं होगा, तो इसका डायग्राम हम नहीं बना सकते, रहने दीजिए, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होता है, लिख लीजिए these have fixed मेल्टिंग पॉइंट। एमपी लिख दूं, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना बाबू तो पूरा लिखना है ना, कि these have fixed मेल्टिंग पॉइंट। ये ऐसे मत करके आना क्लास में, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। एग्जामिनर को नहीं पता होता है कि आप क्या कहना चाहते हो, एग्जामिनर को सब बातें क्लियर लिखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा देखो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आइस, आइस एक सॉलिड है जिसमें कि सब रेगुलर अरेंजमेंट होता है कि नहीं, उसको तोड़ो सब एक जैसा दिखता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता ही है, 0 डिग्री सेल्सियस, फिक्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आइस हो गया, उसके अलावा जितने आप जान रहे हो, कॉपर है ना, सॉल्ट, NaCl, ये सब क्या है, सॉलिड है। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दूसरे वाले का, एमोर्फस का, वो फिक्स नहीं होता है, एक रेंज में होता है। तो लिखिए these melt at a range of temperature, range of temperature। देखो एक रेंज होगा टेम्परेचर, जैसे 10 से 50 डिग्री, ये क्या हुआ, एक रेंज हुआ। अब वो 25 पे भी पिघल जाएगा है ना, या 30 पे भी मेल्ट हो जाएगा, तो ये फिक्स नहीं हुआ, ये हुआ रेंज ऑफ टेम्परेचर। और इसके एग्जांपल्स देता हूं तो उसे क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे ग्लास, रबड़ है ना, प्लास्टिक, इन सब का कोई मेल्टिंग पॉइंट कभी पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा होगा। इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, एक रेंज में होता है, एक इंटरवल में होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड।
तो यहाँ कह रहा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो कैसा है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि है ना आइसोट्रॉपिक या एनआइसोट्रॉपिक कौन होता है, तो आप बोलिए क्रिस्टलाइन होगा एनआइसोट्रॉपिक, एमोर्फस आइसोट्रॉपिक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन हम चेंज करें, जैसे ये ले लो, अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से चलना शुरू करो, तो पहले आपको ए कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स मिले और फिर बी मिले, उसके बाद फिर ए मिला, तो बताओ इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी या चेंज होगी, चेंज होगी। आप किसी भी डायरेक्शन में चलो, है ना, या यहीं चलो, तो देखो ए मिला फिर बी मिला, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी इस पार्टिकल्स की अलग होगी, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप समझने के लिए लिख लो कि फिर एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में हम जाएंगे तो प्रॉपर्टी आपकी बदल जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा। लेकिन ये आइसोट्रॉपिक है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा या चेंज होगा, ये आइसो मतलब क्या होता है, सेम, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जो होता है ना रैंडम इन डायरेक्शन में होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ वो रैंडम है, कोई फिक्स उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न फिक्स है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये आयनाइसोट्रॉपिक होता है, वो आपका आइसोट्रॉपिक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो आपके एग्जाम में आपके एनसीईआरटी बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा तो एक क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है सुन लो क्वेश्चन फिर बताना कि क्या है। कहा है कि गेस द सॉलिड, मतलब आप बताइए सॉलिड का नाम, क्या बताना है जी, सॉलिड कौन से टाइप का होगा, टाइप ऑफ सॉलिड, उसके बारे में कुछ हिंट दिया, मान लो सॉलिड ए है, सॉलिड ए है, और बताया कि सॉलिड ए की जो प्रॉपर्टी है वो बोला कि इसका रिफ्रैक्शन, ये ले लो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो जो बुक में दिया है वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइट में पढ़ते हो, तो बोला कि ये ना प्रॉपर्टी आपका सेम इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप सॉलिड के जाइए, जैसे सॉलिड है इतना बड़ा सा, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, लेफ्ट राइट जो भी जाओ, आपको ये प्रॉपर्टी क्या मिल रहा है, सेम। अगर ये सेम मिल रहा है तो बताइए नेचर ऑफ सॉलिड क्या होगा, सॉलिड का नेचर क्या होगा। अब अगर बताइए ये सेम है तो इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, आइसोट्रॉपिक, और आइसोट्रॉपिक होगा तो ये कौन सा सॉलिड है, एमोर्फस। आप कर दीजिएगा ना आंसर, ठीक है। तो आपके बुक में यही क्वेश्चन है, आप इंटेक्स में क्वेश्चन के चैप्टर के बीच में देख सकते हो एनसीईआरटी बुक, तो जल्दी से परचेज कर लीजिएगा, साथ साथ हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला तो पता चल गया। दूसरा, इसी पे एक और प्रॉपर्टी पूछा था, सुनिए, ये जो सॉलिड है ना इसका सरफेस स्मूथ होता है, आपने आइस को तोड़ा होगा, उसका सरफेस कैसा रहता है, स्मूथ, और इसका सरफेस कैसा होता है, रफ। सरफेस स्मूथ नहीं होता, आपने देखा होगा कहीं ग्लास वगैरह टूटा हुआ सड़क के किनारे देखते हो तो वो ग्लास कैसे रहता है, कोई इधर रहता है पिक्स, कोई इधर निकला हुआ है पिक्स, ऐसा क्या स्मूथ रहता है क्या सब, नहीं ना। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं, रफ सरफेस, और ये कैसे होते हैं, स्मूथ सरफेस। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही मैं लिखता हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बुक में ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, इस तरह का लैंग्वेज से पूछेगा। और केमिस्ट्री में बता दूं तो लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पढ़िए और उस आधार पे क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, खाली लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसीलिए लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन करने के लिए आप बुक को पास रखिए और खुद पढ़िए और फिर आंसर खुद लाइए, ठीक है। मैं बता दूंगा, सबको समझा दूंगा तो आपको लगेगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बनाइएगा आप लैंग्वेज पढ़ के। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। आप समझे, इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, और उसका बाय रफ सरफेस होता है। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, क्रिस्टलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दीज हैव स्मूथ
सरफेस, इसको क्लीन क्लीवेज भी कहते हैं। और इसका सरफेस कैसा होगा जी? रफ होगा। तो लिखो दीज हैव रफ सरफेस। इसके सरफेस जो होंगे स्मूथ नहीं होंगे। आप ग्लास टूटे हुए देखे होंगे, उसके सरफेस स्मूथ नहीं होते हैं, रैंडम होते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। अब देखो यही पॉइंट पे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। जब एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा तो एक तो पहले ही पूछा नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है, वो बताया नहीं। नेचर ऑफ सॉलिड आपको मिल गया एमोर्फस। अब बोला कि अगर नेचर ऑफ सॉलिड ये है तो डज इट हैव स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, आपको ये बताना था। कैसा सरफेस होगा इसका? रफ सरफेस, ये बताना था। डज नॉट हैव क्लीन क्लीवेज, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, पांचवा, ये भी आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछता है। पांचवा क्या है कि लिखिए 5 नंबर, ये ट्रू सॉलिड है। लिखो इट इज अ ट्रू सॉलिड, जिसको सही में सॉलिड कहते हैं ना वही है ये, लेकिन ये फॉल्स सॉलिड है, सूडो सॉलिड है। देखो दीज आर सूडो, सूडो मतलब समझते हो? फॉल्स, फॉल्स सॉलिड, या इसको एक और नाम कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और करके लिख लो सुपर कूल्ड लिक्विड। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। कोई पूछेगा कि क्यों लिक्विड, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो ना। लिक्विड कहीं भी रख दो, यहां ऐसे पानी को रख दो तो उसका टेंडेंसी होगा फ्लो करने का। लिक्विड का क्या टेंडेंसी होता है? कहीं पे भी गिरेगा तो वो फ्लो करेगा, रुकेगा नहीं। जैसे सॉलिड को यहां रख दो तो ये फ्लो करता है क्या? नहीं, ये रुका रहेगा। लेकिन लिक्विड और गैस दोनों की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो यानी कि इसकी क्या टेंडेंसी होगी? टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो व्हाइल हीटिंग। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्लो करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो उसी को सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है आपको पता होगा, ग्लास, मिरर, ये सब कैसे बनाया जाता है? वो मेल्ट फॉर्म होता है सिलिकॉन का और उसको ठंडा किया जाता है। सुपर कूल्ड, उसको क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करके हमने उसको जमा दिया। इवन आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, रबर जो मिलता है प्लांट से वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है ना जी। और उसी को फ्रीज करके मतलब ठंडा करके सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। यानी कि वो सच में सॉलिड नहीं है, वो क्या है? ठंडा करके उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया है, जिसको बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। अच्छा, अगर ठंडा करके उसको सॉलिड बनाया गया तो जैसे ही हम गर्म करेंगे, व्हाइल हीटिंग, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में आएगा तो कैसा होगा? पिघलने लगेगा। आपने देखा होगा बचपन में कभी पेन का जो वो है प्लास्टिक है जो इंक भरा होता है, उसको कभी जलाए होगे तो वो देखते हो कैसे गिरता है? वो कैसे गिरता है? बूंद की तरह, के लिक्विड की तरह गिरता है। वो सॉलिड की तरह नहीं जलता है। सॉलिड जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सॉलिड जला दो, जैसे सॉल्ट जला दो या कोल जलाओ, तो वो पूरा एकदम से जलने लगेगा, वो फ्लो नहीं करेगा। वो जलने के बाद मेल्ट होगा क्या? नहीं, वो फ्लो नहीं करता। तो वो आपके रियल सॉलिड हैं। ये क्या है? सुपर कोल्ड लिक्विड है। तो एक आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है 1 मार्क्स का, कि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकता है। क्या पूछता है? वाई एमोर्फस सॉलिड कंसीडर एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो क्या आंसर दोगे बताओ? एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड कंसीडर किया जाता है, क्यों? तो क्या आंसर दीजिएगा? हाँ, तो आप लिखोगे बिकॉज व्हेन इट इज हीटेड अप या व्हाइल हीटिंग ऑफ एमोर्फस सॉलिड इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। इसका टेंडेंसी क्या होता है? फ्लो करने का। लिक्विड का टेंडेंसी ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअली लिक्विड है,
लेकिन कैसा लिक्विड है? सुपर कोल्ड लिक्विड, ठंडा करके किया गया है, इसीलिए सॉलिडिफाई हो गया। तो एक्चुअल में सॉलिड है नहीं। तो ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में पूछे हुए हैं, एग्जाम्स में भी पूछे हैं, आप मार्क्स देते जाइए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहां से आएंगे 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। फिर बातें नहीं करो, एमोर्फस सॉलिड और आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक पे सवाल आएगा। देखो बता ही दिया किस तरह से आएगा। और ये कंप्लीट डिफरेंस भी पूछ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, या दूसरे शब्दों में ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द सॉलिड, या फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो उसमें क्या टाइप्स लिखोगे? क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। और इसमें अगर 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 डिफरेंस जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ 4-5 डिफरेंस है, आपको जितना याद रहे वो लिख दीजिए, और नहीं तो कम से कम जितने मार्क्स के क्वेश्चन रहे, जैसे मान लो 3 मार्क्स का पूछा तो 3 डिफरेंस जरूर लिखिएगा। और कोशिश कीजिएगा अगर डायग्राम वगैरह है तो जरूर बनाइए, वो कहा नहीं जाएगा लेकिन डायग्राम बनाइए। कॉपी का इंप्रेशन अच्छा होता है, आपके मार्क्स फुल में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक है, तो कभी भी कोई भी सॉलिड कुछ बोलेगा तो आप पहचान लोगे ना। जैसे पूछेगा रबर कौन है, तो आप क्या बोलोगे? एमोर्फस है। ठीक है, रबर, ग्लास, ये सब जो प्लास्टिक है इन सबको थोड़ा ध्यान में रखिए, ये एमोर्फस है, क्योंकि एमोर्फस अब आगे आपको नहीं पढ़ना है, आगे आपको क्या पढ़ना है? केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहां तक राइट डाउन कर लीजिए पहले। हाँ, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल जिससे मिलके वो बना हुआ है, इसके अंदर जो भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स होंगे, प्लास्टिक, अब कॉपर का ये ब्लॉक होता है तो कॉपर के एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, ये भी लिख लो, बिटवीन कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स, between consequent particles, crystalline solids are, comma, crystalline solid are crystalline solid are crystalline solid are of 4 types. Crystalline solid are of 4 types. हाँ जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होंगे? 4 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? लिखिए। फर्स्ट, जो आप जानते भी हो, पहला होता है आयनिक सॉलिड। ठीक है, अच्छा 2 चीज के आधार पे हम बात किए हैं, एक तो इसके बीच में कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कौन होंगे वो पहचानने आपको आना चाहिए, कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स कौन होंगे। ठीक है, और दूसरा आपको पहचानने आना चाहिए कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा। तो जो पार्टिकल्स हैं वो कौन सा अट्रैक्शन फोर्स के कारण जुड़े हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक बात बताओ, आयनिक सॉलिड का कोई एग्जांपल आप बताओ मुझे, बोलो। आयनिक सॉलिड ये पढ़ाया तो था केमिकल बॉन्डिंग में सब, आयनिक कोवेलेंट। हाँ बोलो। NaCl बड़ा कॉमन एग्जांपल है जी, NaCl। तो इसमें इसके कंसिक्वेंट पार्टिकल्स कौन है आयनिक सॉलिड के, बताइए भाई। आयंस है ना, प्लस माइनस आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसके कंसिक्वेंट पार्टिकल्स को क्या लिखिएगा? आयंस। साफ साफ तो दिख रहा है, K+Cl-। अगर KCl बोलोगे तो K+Cl-। ये सब इसके कंसिक्वेंट पार्टिकल्स कौन हुए? आयंस। आप पूछेगा इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन, तो बताओ। सिंपल तो दिख रहा है, आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स को बॉन्ड भी कहते हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो इसको नहीं बता दोगे आयनिक बॉन्ड, फिजिक्स में आप इसको बोलते होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब आप 12th में पढ़ोगे भी चार्ज का। तो खैर वो छोड़ो, यहाँ पे तो चूंकि बॉन्ड के टर्म में बात करेंगे, अट्रैक्शन बॉन्डिंग में नहीं होता, जुड़ गया, देखो बॉन्डिंग हो गया, दोनों जुड़ गए हैं, यही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको जोड़े हुए रख रहा है, बांधे हुए रख रहा है। ठीक है, जैसे गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है, ये बंधे हुए नहीं है, फ्री टू मूव है, लेकिन इस सॉलिड में सब पार्टिकल्स इसके अंदर जितने हैं वो जुड़े हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
तो इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है, प्लस माइनस आप जानते हो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत? तो पहला टाइप का सॉलिड समझ गए, इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब जान रहे हो ना, सब आयनिक कंपाउंड है, आप पढ़े होगे। प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें पहचानने का आसान सा तरीका, पहला वाला मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। मेटल हमेशा लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, इस कारण उसको प्लस चार्ज, और नॉन मेटल गेन करता है, इसलिए हमेशा नेगेटिव। इसका मतलब जितनी आयनिक कंपाउंड बनाएंगे ना, आप समझने के लिए चाहो तो लिख लो, पहला वाला मेटल होगा जो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा वाला उसके साथ बॉन्डिंग कौन करेगा? नॉन मेटल। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन मिले ना, वो हमेशा क्या होगा? आयनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल CaO, कैल्शियम तुमको नहीं पता है सॉलिड है, ये मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, E +2 चार्ज -2 चार्ज, ये कैसा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड, आयंस के द्वारा बना है। आयन दो तरह के होते हैं, केटायन और एनायन, तो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स आयन हो गए और उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा सॉलिड लिखिए, ऐसे ही लिख लो टेबल फॉर्म में छोटा सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा। अच्छा, दूसरा सॉलिड होता है, लिखो मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। कौन सा सॉलिड? मेटालिक। अब मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल बता सकते हो? बोलो, नहीं बता सकते हो? क्या होंगे? अभी तो बताया जी, सारे मेटल्स, सारे मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड होगा, है ना। चलिए, तो मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल्स बोलिए, बताइए आप लोग। कैल्शियम, कॉपर, आयरन, ये सब क्या, इन सब के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? चलो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? सब मेटल है ना, तो इनके अंदर को, इनको, इन सॉलिड को क्या कहेंगे? मेटालिक सॉलिड। कॉपर, आयरन, है ना, जिंक, जो भी आप मेटल जानते हो उनको कह सकते हो। ये बताओ, इसके अंदर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो कौन होते हैं इसके अंदर? और कोई बताएंगे? सही जवाब बताइए। एटम नहीं होते। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बारे में पूछ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए, आप जब मान लो कैल्शियम बनाते हो, तो कैल्शियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन काम करता है? बताइए। एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्लस चार्ज, और बाहर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। यही दोनों ना एक दूसरे को जोड़े रखता है जी, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, प्लस माइनस। ये कौन होता है? प्रोटॉन, और ये कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मेटालिक बॉन्ड में पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो कौन होते हैं जी? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब से बताइएगा, ये बड़ा आसान सा सवाल था, तो इसको सोच के खाली बता सकते हो। अब बताइए, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? भाई प्लस माइनस चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन इसको चूंकि मेटल के अंदर है, इसलिए इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड। बोलिए, याद हो रहा है ना? पहचान लोगे जब आपको एग्जाम्पल में देगा तो। ठीक, लिखो तीसरा। एक और बॉन्ड सुने हो, आयनिक बॉन्ड का उल्टा, कौन सा? कोवेलेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। तो कोवेलेंट सॉलिड। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड भी ना सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड का, तो पहले ही बताओ कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, वो कौन होते हैं? एटम होते हैं, आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? कौन होते हैं? बताइए। उसके लिए आपको एग्जाम्पल सोचना होगा, आप तुरंत बता दोगे। पहले एग्जाम्पल पे जाओ। आप लोग गलती क्या करते हो, पहले आंसर पे आ जाते हो। सोचो उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल। क्या कोवेलेंट सॉलिड का कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में है? बोलिए। HCl। और कोई सॉलिड की बात करो। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हो? डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब पढ़े हो? हाँ, तो लिखिए, ये सब कौन है? इन सब के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, बनाए होगे इसे। ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है जी, टेट्राहेड्रल। तो डायमंड, ग्रेफाइट किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? कोवेलेंट सॉलिड। आपको इन शॉर्ट बताएं, जितना ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 14 से कौन रिलेटेड है?
कार्बन और सिलिकॉन, ये जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे ना वो जनरली क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। अगर हम इनकी बात करें तो बताइए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट वो कौन है, ये यही दोनों ने जुड़ा हुआ है जी। ये दोनों कौन है, एटम दिख रहा है, मॉलिक्यूल दिख रहा है, आयंस दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या दिख रहा है, एटम्स। तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड में कौन जुड़ा होता है, एटम्स। आया बात समझ में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रट्टा नहीं मारिए, समझ के बताइए, आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तो इसके बॉन्ड को क्या बोलेंगे बताओ आप लोग, आपको पता ही है जवाब, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, इतना सोचना क्या है इसको। एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड के अंदर पाया जा रहा है इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत, हिंट मैंने दे दिया है, कार्बन सिलिकॉन जब भी रहे, सिलिका रहे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहे, कार्बन रहे, कोल रहे, ये सब का अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे, और इसके अंदर बॉन्ड कौन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगेन ये जेईई में पूछा भी था, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से पाए जाएंगे, एटम। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और लास्ट सॉलिड, फोर्थ और लास्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड, लिखो मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप समझ रहे हो, नाम में ही आंसर छुपा हुआ। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन होगा जी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। अरे मॉलिक्यूल से मिलके बना इसीलिए उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मेटालिक सॉलिड में मेटल से मिलके बना था, आयनिक सॉलिड में आयन से मिलके बना था, मॉलिक्यूलर सॉलिड में किससे मिलके बनेगा, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है तो लिख लीजिए। अच्छा मॉलिक्यूलर सॉलिड में ना 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। मॉलिक्यूलर सॉलिड आल्सो 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहां तक लिखने के बाद एक नीचे लाइन लिखो, यहां तक पहले राइट डाउन आप लोग कर लो। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज ऑफ 3 टाइप्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आपके 3 तरह के होते हैं जी, 3 टाइप्स। लिखो पहला कौन होता है, पहला होता है नॉन पोलर सॉलिड। कौन होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। तो आइए इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर, पोलर मतलब समझते हो, चार्ज, जिसपे चार्ज जनरेट नहीं हो। नॉन मतलब चार्ज जनरेट नहीं हो। ऐसा कब हो सकता है, तो एक बात बताइए, इसको जानने के लिए आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऑर्गेनिक में ये बार बार आएगा, जो बच्चे ये पढ़े ठीक है, 2 मिनट में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। नाम में क्या आंसर है जी, इलेक्ट्रॉन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए उस पे चार्ज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये तो आपको पता ही है, नॉन मेटल सबके साथ आदत होता है, ये लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस पे चार्ज क्या आता है, निगेटिव। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इन कैसे कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब जिसमें बॉन्डिंग हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा HF, याद रखिएगा ये साइज के, रेडियस के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन तो इधर होता है सबसे कम। देखो आप जानते हो ना रेडियस किधर बढ़ता है जी, इस तरफ, तो इलेक्ट्रोनेट किधर बढ़ेगा, इधर। तो अगर हम पूछे इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो बहुत ज्यादा सबसे मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का, फिर कोई दिक्कत, हाइड्रोजन का सबसे कम, उसको मत लिखो, छोड़ो। तो याद रखिएगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। अच्छा ये वो टेंडेंसी होती है ना, जैसे अगर आपने HCl को लिखा तो बताइए, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसा शेयरिंग हुआ होगा शुरू में, लेकिन किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी, अब बताओ। हाइड्रोजन तो सबसे कम होता है, हमेशा किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का। अगर क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ कौन रखेगा, इसी लाइन में रहेगा, लेकिन ज्यादा किसकी तरफ मुड़ा रहेगा, क्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यही डिफरेंस है।
डिफिनेशन है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, है ना, टेंडेंसी आदत है अट्रैक्ट करने की, किसको, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग वाले है ना जी, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। तो बताइए अगर क्लोरीन अपनी ओर खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कारण पे क्लोरीन पे क्या होगा, स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है भाई, जिससे जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर लगभग निगेटिव चार्ज आता है, लेकिन पूरा नहीं दिया है, स्लाइटली निगेटिव है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। दूर हुआ ना उससे इलेक्ट्रॉन तो स्लाइटली पॉजिटिव। ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, क्योंकि चार्ज जनरेट हो गया और चार्ज को पोलर भी कहते हैं, तो पोलर कंपाउंड होगा। ये कैसा होगा, पोलर सॉलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हो अगर, आप समझ लो, क्या हो अगर क्लोरीन क्लोरीन दोनों क्लोरीन है, तो बताओ अब किसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, इसका किसका, इक्वल। अब अगर इक्वल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, मिडिल में, ना इधर शिफ्ट हो रहा है ना उधर शिफ्ट हो रहा है, तो क्या चार्ज जनरेट होगा, नहीं। तो ऐसा कंपाउंड को क्या कहेंगे, नॉन पोलर। आया समझ में। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, बताओ किधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, बीच में ही रहेगा, और इस कारण से कोई चार्ज जनरेट होगा क्या, नहीं। तो कोई पूछेगा ये कैसा सॉलिड मतलब कंपाउंड होगा, नॉन पोलर। तो पहचानना सीख गए कि कब नॉन पोलर कब पोलर। तो अगर नॉन पोलर का मैं एग्जांपल दूं तो आप जानते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन, I2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए, पढ़े थे ना पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसी का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो I2 है, तो एक बात बताओ, आयोडीन और आयोडीन, बताइए इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, किधर भी नहीं रहेगा शिफ्ट, मिडिल में लाई करेगा, और कोई चार्ज जनरेट होगा क्या, नहीं। तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर। बोलिए बात समझ में आता है, ठीक। तो अब अगर ये नॉन पोलर है तो इसमें पूछेगा कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा। तो अच्छा ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक होगा या स्ट्रांग होगा, वीक होगा। और भाई देखो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, तो कितना अट्रैक्शन फोर्स वीक ही ना होगा जी। इसको बोलते हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स। तो लिख लीजिए इसका नाम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखिए वीक डिस्पर्सन फोर्स। ये देखो थोड़ा नाम अलग मिला है जी, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये हो सकता है आपको एग्जाम में पूछेगा। इसको एक लंदन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोजा था, इसीलिए इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। हाँ आप लोग किताब लीजिएगा उसमें लिखा रहेगा लंदन फोर्स, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहां तक, इसी का बिग बिग डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स भी नाम है, ठीक है। Cl की तरफ पोलर सॉलिड का एग्जांपल है ड्राई HCl। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की, तो अगर क्लोरीन की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट रहेगा, क्लोरीन की तरफ। अगर क्लोरीन की तरफ रहेगा तो ऐसे चार्ज इस पे क्लोरीन पे क्या आएगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे प्लस। रे बातें नहीं करो इधर देखो। अब अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर छोटे से दूरी पे रखे गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए, डाइपोल कहते हैं। डाई मतलब होता है टू, अब पोल मतलब होता है पोलैरिटी, अब पोलैरिटी मतलब क्या होता है बाबू, चार्ज। आया समझ में। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका अट्रैक्शन फोर्स का नाम याद हुआ ना आपको, लिखिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। चलो लास्ट की बात करते हैं, इसका में भी ये यूज करेंगे। इसमें तीसरा है
हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनता है याद है आप लोग को? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी पे ही है। तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तीन कौन कौन? नाइट्रोजन, आप लिख सकते हो समझने के लिए थोड़ा सा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन वो है जी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। अब अगर ये बहुत ज्यादा है तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, और हाइड्रोजन से तो आसानी से खींच लेता है क्योंकि बेचारा कमजोर सा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन कोई भी खींच सकता है। तो ये हमेशा इसके साथ जब भी बॉन्ड करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यानी कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो? एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? भाई वाटर हो जाएगा, H2O। H2O क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डिंग है? ऑक्सीजन के साथ। उसी तरह से बताओ, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? HF। और अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन के साथ होगा तो NH3। और चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉलिड है तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? आपको नाम पता ही है, हाइड्रोजन या H बॉन्ड भी सब कहते हैं, H बॉन्ड। ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही है, ये कैसे पता चला? देखो बहुत सिंपल सा है। एक बात बताओ, वाटर किससे बनाते हो? एटम से, मॉलिक्यूल से, किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बताओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल है कि नहीं? और मॉलिक्यूल से मिलके बने वाटर, वाटर बने। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में आया क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ ये सब मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है। इसी को आप जमा दो तो आइस, कोई पूछेगा आइस किसका एग्जांपल है जी, आप क्या एग्जांपल बोलोगे? ऐसा तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन क्रिस्टलाइन में भी कौन? एमोर्फस। कोई पूछेगा ड्राई NH3 अमोनिया, क्या होगा? एमोर्फस। ड्राई HF अमोर्फस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। लिखो इसको, टिक करो, इसमें कंफ्यूज हो गए सब। इसको आप लोग कोवेलेंट में टिक कर दोगे, हमको पता है, इसीलिए इसको आप टिक कीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। हाँ बता रहे, लिखिए, यहां तक लिख लीजिए पहले तो। देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इस तरह के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा कि ये किस तरह का सॉलिड है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप टिक करो उसमें, ठीक है। या फिर 4 ऐसे एग्जांपल्स दिए रहेंगे और पूछेगा कि एमोर्फस सॉलिड कौन होगा या क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा या फिर इसमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो आप पहचानिए तो जरा कौन कौन से है, आप जल्दी से लिखिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर। समझ में आया ना क्वेश्चन? आपको बताना है ये किस तरह का सॉलिड है। आपको जो लग रहा है इसमें नहीं, क्रिस्टलाइन में नहीं, ये बताना हो। क्रिस्टलाइन बताने का क्या मतलब? आयनिक है, मेटालिक है, कोवेलेंट है या फिर मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर आप बोल सकते हो। देखिए फर्स्ट कंपाउंड है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये, ठीक है, P2O5 है। ये कौन सा सॉलिड है बताइए? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड लग रहा है आपको? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये यहाँ पे फास्फोरस, ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा ये बताओ, कहीं से आपको आयनिक लग रहा है, मेटालिक लग रहा है? मेटल है क्या? कोवेलेंट भी नहीं होगा। कोवेलेंट के लिए बोला था ना कार्बन और सिलिकॉन होना चाहिए, वो रहेगा, तो वो भी नहीं, तो बचा कौन? इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हो, कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से सोच लेना। बाकी आप आगे पढ़िएगा, P4 प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तब ये बनता है। अगर ये कौन है, किस पार्टिकल से मिलकर बना है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसके? मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसा सॉलिड होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए इस पे बात करते हैं। इसका नाम जानते हो तुम लोग? क्या नाम है इसका? बोलोगे तब ना। अमोनियम। अमोनिया तो NH3 होता है बाबू,
ठीक है। अमोनियम, अमोनियम को क्या कहते हैं, NH4+ ना कहते हैं जी। ये कौन है, फॉस्फेट आयन, याद रखिएगा ये कौन है, फॉस्फेट, इस पे -3, ऐसा नहीं होता चार्ज। अब अगर आयंस जनरेट हो रहे हैं तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक, तो ये कौन सा हो गया, आयनिक सॉलिड। पहचान लिए, चलिए ये पहचानिए, ये तो बड़ा आसान है, बताइए कौन सा। अरे भाई सिलिकॉन कार्बन के लिए तो हिंट दे दिया है, ये एकदम रट्टा मार लो, कार्बन सिलिकॉन कहीं भी रहे वो हमेशा कोवेलेंट होगा, क्योंकि आप जानते हो कार्बन हमेशा शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन ही बनाता है, ये ग्रुप 14 वाला का आदत होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयरिंग, तो ये क्या होगा जी, कोवेलेंट। आइए बताइए इसका, इसका तो कोई दिक्कत है, बोलो, मेटालिक, रुबिडियम क्या है, मेटल है, जितना इधर मेटल है तो ये मेटालिक सॉलिड होगा, बिल्कुल सही जवाब है मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। अरे भाई सिंगल रहे जितना, Ag रहे, Au रहे, अकेले है तो मेटल है, तो मेटालिक। ये बताओ, ये तो पता है तुमको, आयोडीन किसे बनता है, मॉलिक्यूलर। अच्छा अगर पूछे मॉलिक्यूलर में भी कौन सा सॉलिड है तो क्या बोलोगे, तो ये भाई ना तो जनरेट चार्ज हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या बोलेंगे, नॉन पोलर है भाई सॉलिड। अब अगर नॉन पोलर सॉलिड है तो पूछेगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या बोलोगे आंसर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्पर्सन फोर्स। अब भाई जिसमें चार्ज होगा, स्लाइटली चार्ज जनरेट होगा, उसको तो आप डाइपोल कहवे किए थे, ठीक है, लेकिन जिसमें चार्ज नहीं होता है, वीक फोर्स होता है, वीक एक वो होता है लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। चलो ये लिथियम ब्रोमाइड बताओ, ये तो पहचान सकते हो, बोलो, ये जितना हेलोजन होता है माइनस में, नॉन मेटल है, ये मेटल है, मेटल क्या प्लस में, तो बोलो कौन सा सॉलिड, सॉलिड लिखे बार बार, नहीं ना जरूरत है, आयनिक भी लिख देंगे चलेगा, आयनिक सॉलिड। चलिए P4 के बारे में बताइए, हाँ कौन सा सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा एक बात बताओ, चार को फास्फोरस एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्या कोई चार्ज जनरेट होगा किसी के बीच में, किसी के बीच में चार्ज जनरेट होगा नहीं, नॉन पोलर हुए ना, तो मॉलिक्यूलर हुआ। अगर किसी को दिक्कत है तो आप दूसरे आंसर को सोच के देखिए, क्या ये आयनिक हो सकता है, नहीं, क्या ये मेटालिक हो सकता है, नहीं, मेटल तो है नहीं। चलिए क्या ये कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट के लिए तो कहा रट लो, कार्बन सिलिकॉन, उसके ही कंपाउंड्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, तो ये होगा क्या, फिर बचा कौन, मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर, हाँ मॉलिक्यूलर में भी पूछेगा तो कह देना कि नॉन पोलर है, कौन है जी, नॉन पोलर सॉलिड। बोलो बात समझ में आता है, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन का बताइए, बताने की जरूरत है, वो तो एकदम रट्टा मार के रखो कि कोवेलेंट ही होगा, कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन का आदत ही है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, कोवेलेंट सॉलिड। अच्छा ग्रेफाइट बताइए, ग्रेफाइट पता है ना आप लोग, अरे ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का, तो ये भी कोवेलेंट सॉलिड। अच्छा दूसरे शब्दों में मैंने पूछा कि ग्रेफाइट जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन, तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एटम, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, तो आपका आंसर क्या होगा, एटम। कोई दिक्कत, क्योंकि ये कार्बन से मिलके बने होते हैं, कार्बन भी सही जवाब था, ठीक है। अच्छा ब्रास, ये तो मेटालिक होगा ना जी, ये दो मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटालिक, इसके अंदर दोनों जो प्रेजेंट है वो मेटल ही है, तो इसलिए। और लास्ट बताओ प्लास्टिक, हाँ ये एमोर्फस में चला जाएगा, वो भी दे दिया इन लोगों ने, कोई बात नहीं, ये किस में चला जाएगा, इसमें, इसमें कहीं पे है प्लास्टिक, प्लास्टिक क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में, एमोर्फस में आता है, ये क्रिस्टलाइन में चार तरह के थे। बताइए सारे आंसर कितने बच्चों के सही हुए, एक गलत कितने लोग का हुआ, अच्छा दो गलत कितने लोग का हुआ, चलिए कुछ तो है, 3, ठीक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, इस तरह के और भी क्वेश्चन है आप बनाइए, लिख लो बाकी यहां तक। चलो देखो यहां ध्यान से, हाँ जी पोटेशियम सल्फेट, इसमें बताने की जरूरत है, एक मेटल है, एक आयंस, प्लस नेगेटिव चार्ज है ना, ये कौन सा सॉलिड, आइए टीन की बात करें, टीन क्या है, मेटालिक सॉलिड, ठीक, सॉलिड नहीं लिख रहा हूं मैं। अच्छा बेंजीन क्या है, नहीं नहीं ये मॉलिक्यूलर में आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
अच्छा एक बात बताओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, सब कार्बन है ना जी आपस में, तो कार्बन के बीच में चार्ज जनरेट होगा? नहीं, ये नॉन पोलर सॉलिड में आएगा। किसमें? नॉन पोलर। सब हाइड्रोजन खींच नहीं पाएगा, कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। आइए यूरिया बताइए। नहीं, कोवेलेंट में नहीं काउंट होता वो, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए इसकी बात करते हैं, यूरिया की। पोलर या नॉन पोलर सोचो, कोवेलेंट में मत सोचना, पोलर या नॉन पोलर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? मॉलिक्यूलर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आप समझ जाओगे। अच्छा अमोनिया बताओ, अमोनिया तो बता सकते हो। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें बनता है वो किसमें आता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा वाटर तो आपको पता है H2O, अगेन कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा ZnS बताओ, ये तो सिंपल सा है, मेटल है, ये नॉन मेटल है भाई, +2 -2 कौन सा बॉन्ड? आयनिक सॉलिड। अच्छा लास्ट, हाँ ये सिलिकॉन है और कार्बन है, तो ये हो जाएगा कोवेलेंट, सिलिकॉन और कार्बन का कॉम्बिनेशन। बोलो कोई दिक्कत? तो आप सुधार लीजिए, जो भी होता है ये इस तरह से बना लीजिएगा। या देखो यूरिया आप सोच के बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन ऑक्सीजन में तो ऐसा तो नहीं होगा, क्या होगा? चार्ज जनरेट होगा? आप खाली इतना सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? पोलर। तो ये पोलर सॉलिड में आएगा। जहां भी डिफरेंस आया, आप एक सिंपल सा हिंट लिख सकते हो। क्या हिंट लिख सकते हो? सुनिए, आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जानते हो? होमो एटॉमिक किसको कहते हैं? सुनिए, होमो मतलब सेम, सेम आइटम से जो बना है, जैसे आयोडीन है ना, ये हमेशा क्या है? सेम आइटम से। तो ये सारे जैसे H2, हालांकि N2O2, ये सब कैसा होगा जी? पोलर की नॉन पोलर? अरे दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर, इसीलिए हमेशा ही कैसा में आएगा? नॉन पोलर में। लेकिन जब जब एलिमेंट का डिफरेंस होगा, जैसे HCl ले लो, HF ले लो, ठीक है, इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो ये सब किस में आएंगे? पोलर में। जैसे एल्कोहल ले लो, तो ये सब किस में आएगा? पोलर में। एसिड ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये किस में आएगा? बोलो। अरे भाई कार्बन ऑक्सीजन चार्ज तो जनरेट कर लेगा, ई कार्बन कार्बन में नहीं होगा, ई कार्बन ऑक्सीजन में तो हो जाएगा, डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा? पोलर। आया समझ में? अगर कोई बोले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता है ना? CHO, बाद में सब यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने दौरान। ये पोलर की नॉन पोलर? बोलो ना रे सब, ये एल्डिहाइड पोलर की नॉन पोलर? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ दोनों का सेम होगा नहीं, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? पोलर। आया समझ में कौन कौन पोलर होगा? अच्छा कोई पूछे अल्केन CH3 और CH3, बोलो पोलर की नॉन पोलर? देखो दोनों कार्बन बराबर ना रहेगा जी, तो नॉन पोलर। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं। अच्छा पूछेगा डबल बॉन्ड कर दिया था अल्कीन, तो पोलर की नॉन पोलर? कभी समय चार्ज लिखते हुए देखे हो आप लोग? नहीं, इनमें लिख देंगे, तो ये सब नॉन पोलर। ट्रिपल बॉन्ड रहा तो तब भी क्या होगा? नॉन। यानी आप समझे कि हाइड्रोकार्बन जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं? नॉन पोलर। पोलर ये सब फंक्शनल ग्रुप। अच्छा सेम एटम वाले नॉन पोलर और डिफरेंट एटम वाले आपको चेक करना होगा, हिट्रो। डिफरेंट वाले को क्या कहेंगे? हिट्रो एटॉमिक। यहाँ पे एटम कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो आपका जनरली क्या होगा? पोलर होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए कि पोलर है कि नॉन पोलर। अब लोग कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी निकालना सीखे थे ना, अब बोले थे वो टॉपिक हो चुका है तो मैंने नहीं करा था। खैर, तो आप समझ गए पोलर नॉन पोलर निकालना, ठीक है। तो यहाँ आंसर मिला लिए सब लोग। आप बताइए कि आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं। पहला चीज पढ़ा हमने सॉलिड। सॉलिड किससे मिलके बना होता है? अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से।
उसके आधार पर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पे सॉलिड कितने तरह के, दो तरह के, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। अच्छा, क्रिस्टलाइन में खास बात क्या है, जैसे एग्जांपल सोच लो सबसे पहले, तो ये बाकी ऑप्शन याद हो जाते हैं, जैसे आइस वगैरह, सॉल्ट, ये सब है। तो सॉल्ट को तोड़ोगे तो रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, तो वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। लेकिन एमोर्फस में, एमोर्फस के एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। ग्लास टूटता है तो एकदम बराबर बराबर टूटता है क्या जी, नहीं, तो उसके कैसे होते हैं अरेंजमेंट, इरेगुलर होता है। अब इरेगुलर होगा तो रफ सरफेस होगा, आइए स्मूथ सरफेस होगा। अच्छा, और इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है, किसका, और इसका फिक्स नहीं होता। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोट्रॉपिक कौन होता है, आइसोट्रॉपिक कौन होता है, क्रिस्टलाइन, एमोर्फस, एमोर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक, क्योंकि उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट है जिसके कारण, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम या डिफरेंट, डिफरेंट किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में तो उसकी डिफरेंट मिलेगी, लेकिन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। अच्छा, जो एमोर्फस है वो एक्चुअल सॉलिड नहीं है, वो क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि एमोर्फस सॉलिड को क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड कंसीडर करते हैं। आ रहा है बात समझ में, 2 मार्क्स में से लिखने आएगा। तो आप बता देना कि व्हाइल हीटिंग इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, गर्म करने पे भाई पिघलने लगता है, फ्लो करने लगता है, तो ये तो लिक्विड का टेंडेंसी है जी। तो यानी कि एक्चुअली क्या है, लिक्विड को हमने ठंडा कर दिया, वो सॉलिड हो गया, उसीलिए एमोर्फस सॉलिड फॉर्म में दिखता है, जिसका एग्जांपल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई पूछ देगा सेल्यूलोज, आगे भी ये सब भी आता है, आप बनाइएगा तो सेल्यूलोज पूछेगा, तो सेल्यूलोज किस में आएगा जी, सब एमोर्फस में आएगा, वो सब सॉलिड थोड़ा है। खैर आगे आइए, आगे हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर सॉलिड कितने तरह के, 4। अब पहला याद करो, आयनिक सॉलिड, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन, तो अब पहले आयन सोचो, NaCl यानी मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, कैटायन और एनायन का कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर बॉन्ड कैसा, आयनिक बॉन्ड। दूसरा कौन, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक का एग्जांपल तो मेटल आप जानते ही हो, गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर, कैल्शियम, ये सब मेटल है। अगर ये सब मेटल है तो इसके अंदर आयंस कौन है जो जोड़ के रख रहा है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बॉन्ड को क्या कहेंगे, नाम के आधार पे ही मेटालिक बॉन्ड। तीसरा कौन है बताइए, कोवैलेंट। अब कोवैलेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल याद रखो, कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं जनरली, ठीक है। और कार्बन के कंपाउंड कौन कौन, डायमंड और ग्रेफाइट। तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन, कोवैलेंट सॉलिड के एटम्स, कि भाई उसके अंदर कार्बन है ना रहेगा, ये देखो कार्बन एक अपने आप में एटम है, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जुड़ रहा है, का एटम एटम जुड़ रहा है, ठीक, ग्रेफाइट में भी ऐसे ही जुड़ता है। खैर, तो एटम्स होते हैं और इसके अंदर बॉन्ड कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड। मीन यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत यही चौथा देता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि इसमें 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है 3 ऐसा एलिमेंट है, कौन है, 3 ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और तीनों के साथ एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, यही आपको एग्जाम में दिया जाता है। NH3 रहा नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ HF, ऑक्सीजन के साथ H2O। बोलो कोई दिक्कत, तो ये कौन सा सॉलिड होगा, हाइड्रोजन सॉलिड, यानी कि आपको मॉलिक्यूलर टिक करना है, आपको ये नहीं बताना है। अच्छा, पोलर नॉन पोलर पहचानना आसान है जी, सिमिलर एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सेम, एक ऐसा कंपाउंड नॉन पोलर, सिमिलर एलिमेंट्स में। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे ये ICl, तो बताओ तो पोलर की नॉन पोलर, पोलर, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा जिसके कारण चार्ज डेवलप होगा, तो ये पोलर, तो पोलर सॉलिड। अगेन मेरा सवाल ये है कि इस नॉन पोलर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, बिग फोर्स होगा ना जी, बिग कौन सा, बिग लंदन वाला या फिर डिस्पर्सन फोर्स। अच्छा, ये वाला, ये HCl से याद रखो, ज्यादा अच्छा तुम लोग याद रहेगा। HCl में ऐसा चार्ज जनरेट हो जाए तो स्मॉल डिस्टेंस पे चार्ज को क्या कहते हैं, डाई, दूगो चार्ज ना है जी, डाईपोल, तो डाईपोल डाईपोल अट्रैक्शन। और लास्ट हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड, और उस पर क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, चलो होमवर्क लिखो, NCERT का कीजिएगा। देखिए, अरे हला नहीं करो, NCERT क्वेश्चन बैंक जब बनाओगे तो एक तो एक्सरसाइज के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप करना 1 2 3 6, जिसमें 3 मैंने करा दिया है, लेकिन फिर से बनाइए ताकि जो गलत हुआ सही हो जाए, ठीक है। और
चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको इनटेक क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, बीच में आप देखना मिल जाएगा, तो वो भी कीजिएगा। 1 2 3 4 5 तक, शायद 4 या 5 मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अगले क्लास में सब लोग किताब लेके, सैटरडे को क्लास होगा, सैटरडे को आइएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक?